Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss further about the limb development. तो आज हम डिस्कस करते हैं लिम्ब डेवलपमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सेस फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और वेरियस पाथवेज देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को, जिसमें प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सेस और कुछ पाथवेज जो हैं इसके एक्सपेरिमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। लिम्ब बट इंडक्शन, ये क्या होता है? लिम्ब बट फॉर्मेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म के सेल्स के थ्रू होता है, जो कि प्रोस्पेक्टिव लिम्ब स्केलेटन फॉर्म करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं एक पैराक्राइन फैक्टर जिसका नाम है FGF10। यही प्रोवाइड करता है सिग्नल जिससे कि इनिशिएट हो सके लिम्ब फॉर्मिंग इंटरेक्शन बिटवीन मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसी ने सिक्रीट किया किसको? FGF10 को। फिर FGF10 ने AER में किसका प्रमोशन कराया, एक्सप्रेशन कराया? FGF8 का। अब ये जो FGF8 है ये पलट के क्या करेगी, किसको प्रमोट करेगी? FGF10 को। तो यही इंटरेक्शन होता है मेसोडर्म और एक्टोडर्म में। तो ये जो होता है पार्ट वो एक्टोडर्म का होगा और ये आपका मेसोडर्म है। ये जो इंटरेक्शन होता है अलोंग द प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, यही प्रमोट करता है लिम्ब बट फॉर्मेशन और लिम्ब की ग्रोथ को, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एक्सिस फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिम्ब मेसेनकाइम है, यहाँ पे प्रोग्रेस जोन है। इसने क्या सिक्रेट किया? FGF10 को। FGF10 ने किसको एक्सप्रेशन कराया? AER को प्रमोट कराया, उसका फॉर्मेशन कराया। अब AER सिक्रेट करेगा FGF8। ये FGF8 जो होगा प्रोग्रेस जोन को प्रमोट कराएगा और जिससे कि FGF10 की सिक्रीशन होती रहेगी। ऐसे करते करते थोड़ी लिम्ब ग्रोथ और बढ़ी लिम्ब बट से, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटेड रीजन बना, यहाँ पे ये डिफरेंशिएटेड रीजन है और यहाँ पे वैसे ही मास रहा अनडिफरेंशिएटेड, जो कि पॉलिफरेशन करेगा और FGF10 को रिलीज करेगा, जिससे AER का फॉर्मेशन रहेगा, मेंटेन रहेगा और AER FGF8 को सिक्रेट करके जिससे प्रोग्रेस जोन को मेंटेन करेगा। और यही करते करते पूरी कंप्लीट लिम्ब जो होगी, ये जो कंप्लीट लिम्ब है वो फॉर्म हो जाएगी। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं हम लोग। अब जो 4 लिम्ब बट इनिशिएशन पाथवे है उसको डिस्कस करते हैं। 4 लिम्ब का अभी किसमें है? चिक, माउस और फिश में। ये है लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ये लैटरल प्लेट मेसोडर्म है। इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे रेटिनोइक एसिड, ये रेटिनोइक एसिड है, ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये हॉक्स C6 को एक्टिवेट करेगा। ये हॉक्स जीन है, इसको एक्टिवेट किया, जिसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट किया, जिसका नाम है TBX5। अब ये TBX5 क्या करेगी? ये इसका एक्सप्रेशन कराएगी WNT2B को। जो WNT2B है ये एक्टिवेट होगी, तो ये किसको एक्टिवेट करेगी? इन टर्न वो करेगी FGF10 को। अब जो FGF10 है वो सिक्रीट हो जाएगा बाहर सेल के और एक्टोडर्म में जाएगा। ये AER है आगे, तो यहाँ पे क्या करेगा? एक्टोडर्म में जाके ये किसका एक्सप्रेशन कराएगा? WNT3A का थ्रू बीटा कैटनिन पाथवे। और फिर क्या होगा? यहाँ से FGF8 का सिक्रीशन हो जाएगा, जिसको WNT3A प्रमोट कर रहा है। अब ये जो FGF8 है ये किसका प्रमोशन कराएगा? ये इसको प्रोग्रेस जोन को मेंटेन करेगा सिक्रीट होके, और इधर से FGF10 जो होगा वो इसका एक्सप्रेशन करा रहा है थ्रू WNT3A। तो ऐसे ही ये सिग्नलिंग चलती है। एक लूप ये बनता है, दूसरा लूप ये वाला बना, जिसमें FGF10 जो होगा वो एक तो WNT2B को पॉजिटिव फीडबैक देगा, साथ ही साथ TBX5 को भी ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। तो यहाँ देखा ये गया कि FGF10 जो है वो प्राइमरी इंड्यूसर है किसके लिए? लिम्ब बट फॉर्मेशन के लिए। और जो TBX5 है ये क्रिटिकल फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो कि इनिशिएशन और स्पेसिफिकेशन कर रहा था किसका? लिम्ब का। अगर इसका लॉस हो जाएगा तो इससे क्या होगा? कंप्लीट फेलियर हो जाएगा फॉर लिम्ब का। अब मैकेनिज्म क्या है वर्ड्स में देख लेते हैं कि हॉक C6 जो था वो एक्सप्रेस हुआ उस रीजन में जहाँ पे रेटिनोइक एसिड का ग्रेडियंट था। हमने ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि कहाँ पे होता है, जहाँ पे लिम्ब बट बनती है वहीं पे
रेटिनोइक एसिड का ग्रेडियंट होता है। इसने क्या किया, इसने एक्टिवेशन कर दिया क्रिटिकल फैक्टर TBX5 का, जिसने इन टर्न किसको एक्टिवेट कर दिया, WNT2B को। जो WNT2B है अब ये किसको एक्टिवेट करेगा, FGF10 के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट कर देगा, जो कि एक पैराक्राइन फैक्टर है, ये रिलीज होगा और एक्टोडर्म में जाएगा। अब FGF10 जो है वो सीक्रेट जो किया वो किसने किया, मेसेंकाइम ने, जो प्रोग्रेस जोन है, ये इंड्यूस करेगा एक्सप्रेशन किसका, WNT3A का जाके AR में। फिर WNT3A जो होगा वो थ्रू कैनोनिकल बीटा कैटेन पाथवे और इंड्यूस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ FGF8, यही FGF8 के एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा। और इससे क्या होगा, जो एक्टोडर्म सरफेस है वो इलोंगेट करेगा और एपिकल एक्टोडर्मल रिज बना लेगा। अब ये जो FGF सीक्रेट हुआ AR से, ये पॉजिटिवली रेगुलेट किसको करेगा, FGF10 को, और इसके एक्सप्रेशन को जब ये पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा तो लूप चलेगा, ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो दो फीडबैक लूप्स थे इसके अंदर। पहला फीडबैक लूप क्या था, जिसमें FGF10 जो था वो पॉजिटिवली सिग्नल कर रहा था TBX5 को और WNT2B को, जो कि इन टर्न कंटिन्यू कर रहे थे कि इंड्यूस कर सकें FGF10 के एक्सप्रेशन को। ये भी पीछे देखा था हमने। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया, इसको किया प्रमोट और इसको प्रमोट किया, और ये लोग किसका एक्सप्रेशन कराने लगे, FGF10 का। सेकेंड जो लूप होता है जिसमें FGF10 जो होता है वो प्रमोट करता है FGF8 का एक्सप्रेशन AR में थ्रू एक्टिवेशन ऑफ WNT3A, जो भी पीछे देखा था, और जिससे क्या होगा, FGF8 जो होगा वो सीक्रेट होगा AR से और वो पॉजिटिवली रेगुलेट करने लगेगा किसको, आपके FGF10 को। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं। तो यहां पे यही चीज हुई, जब FGF8 जो था वो सीक्रेट होने लगा तो वो किसको पॉजिटिवली रेगुलेट करने लगा, वो करने लगा आपके FGF10 के सीक्रेशन को। तो ऐसे ही ये दो लूप्स चलते हैं। तो ये दो फीडबैक लूप्स थे। अब नेक्स्ट है हमारा हैंड लिम्ब बड इनिशिएशन पाथवे। चिक में देखते हैं, माउस का जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इसमें फैक्टर पता नहीं कि कौन है जो एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे RA नहीं है, RA नहीं है, तो RA नहीं है, कोई अननोन फैक्टर है। उसने क्या किया, एक और यहाँ पे एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था जिसका नाम था PTX1, उसको एक्टिवेट किया। उसने इन टर्न किसको एक्टिवेट किया, HOX-C10 को। साथ ही साथ ये डायरेक्टली HOX-C10 को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो HOX-C10 का एक्सप्रेशन हुआ, जिसने अब क्या करेगा, यहाँ पे ये TBX4 को एक्टिवेट कर दिया। जब TBX4 को एक्टिवेट किया तो इसने WNT8C के थ्रू ये इसने FGF10 का सिक्रीशन कराया। जब FGF10 का सिक्रीशन कराया तो वैसे ही वो सिक्रीट होगा FGF10, और वो एक्टोडर्म में जाके AER में, यहाँ पे AER में उसने क्या किया, WNT3A का एक्सप्रेशन कराया और उसने प्रमोट किया FGF8 का सिक्रीशन। अब ये वापस वैसे ही प्रोग्रेस जोन में जाके किसको प्रमोट कराएगा, FGF10 के एक्सप्रेशन को, और साथ ही साथ ये जो FGF10 होगा ये किसको प्रमोट करेगा, TBX4 के एक्सप्रेशन को भी प्रमोट करेगा। ये आपका क्रिटिकल फैक्टर है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है क्रिटिकल। तो यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि जो रेटिनोइक एसिड जो था वो लार्जली डिस्पेंसेबल था, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं था हैंड लिम्ब डेवलपमेंट के लिए, जो एक्टिवेट कर रहा था HOX-C10 को और PTX1 को। और यहाँ पे कोई अननोन है कि ये फैक्टर जिसके जरिए एक्टिवेट हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये जो FGF10 होता है ये प्राइमरी इंड्यूसर होता है लिम्ब बड फॉर्मेशन के लिए। साथ ही साथ जो TBX4 है यहाँ पे एसेंशियल है बोथ इनिशिएशन एंड ग्रोथ के लिए, हैंड लिम्ब के लिए। अगर मानो ये TBX4 नहीं होगा तो दिक्कत करेगा, तो लॉस ऑफ TBX4 कर देंगे तो कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगा इनिशिएशन भी और ग्रोथ ऑफ हैंड लिम्ब। तो हैंड लिम्ब सीज हो जाएगा, पूरा बनेगा ही नहीं, ना इनिशिएशन होगी ना ग्रोथ होगी। चिक में ये देखा गया है कि एक और फैक्टर होता है जिसको कहते हैं PTX1। ये चाहिए होता है स्पेसिफिकेशन के लिए हैंड लिम्ब की, जो एक्टिवेट करता है HOX-C10 को और जो इंटर्न होता है एक्टिवेट TBX4 का एक्सप्रेशन। तो ये PTX1 जो होता है इसमें एक्टिवेट होता है। अब हैंड लिम्ब बड इनिशिएशन पाथवे देखते हैं किसके अंदर, माउस के अंदर। मैंने बताया था माउस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर PTX1 के साथ आइसोलेट 1 भी होता है एक एडिशनल फैक्टर। अब यहाँ पे भी अननोन है कौन एक्टिवेट कर रहा है, तो इसने आइसोलेट 1 को किया और PTX1 ने
किसको किया, इन दोनों ने TBX4 के एक्सप्रेशन को किया। उसके अलावा जो आइसोलेट 1 होता है वो थ्रू बीटा कैटनिन WNT बीटा कैटनिन पाथवे FGF10 का एक्सप्रेशन करता है। तो ये दो तरीके से एक्सप्रेशन होता है। और यहीं पे FGF10 जो होगा वो ऐसे सिक्रीट होगा, एक्टोडर्म में जाएगा AR में, और यहाँ में AR में जाके ये WNT3A का एक्सप्रेशन कराएगा और वो FGF8 को एक्सप्रेस करके उसका सिक्रीशन करा के दोबारा प्रोग्रेस जोन जो होगा उसको मेंटेन करेगा प्रोलिफरेटेड स्टेट में। और अब जो FGF10 है यहाँ पे ये दो पॉजिटिव फीडबैक लूप दिखाएगा, एक तो ये और दूसरा ये वाला, जिसमें ये TBX4 को पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा फीडबैक, और किसको करेगा, WNT बीटा कैटनिन को। तो यहाँ पे नोट करने की बात है कि अगर यहाँ पे रेटिनोइक एसिड का अगर लॉस हो जाए, रेटिनोइक एसिड, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिम्ब बड फॉर्मेशन पे। ऐसे ही चिक में भी यही था, मगर हिंड लिम्ब में अगर फोर लिम्ब में रेटिनोइक एसिड का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होगा तो फॉर्म नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, अगर हम TBX4 को नॉकआउट कर दें, हटा दें TBX4, तो हिंड लिम्ब बड ग्रोथ जो होगी और इनिशियल ग्रोथ होगी वो शुरू में नॉर्मल होगी, मगर जो लेग डेवलपमेंट होगा वो अरेस्टेड हो जाएगा प्री मैच्योरली, काफ़ी पहले ही वो क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा इसका जो ग्रोथ होगा, मगर इनिशिएशन और इनिशियल जो ग्रोथ होगी वो होगी। तो इसने इंडिकेट किया जो TBX4 यहाँ पे क्रिटिकल फैक्टर ये चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, आगे के स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए, ना कि इनिशिएशन के लिए हिंड लिम्ब के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट ये है कि दो एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इनिशिएशन ऑफ हिंड लिम्ब में, PTX1 और आइसोलेट 1 जो अभी हमने पीछे देखे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन जो होता है आइसोलेट 1 का और PTX1 का, ये इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के फंक्शन से, मगर ये सिमिलरली आप रेगुलेट करते हैं FGF10 और TBX4 के एक्सप्रेशन को। अगर हम PTX1 को नॉकआउट कर देंगे तो यहाँ पे हिंड लिम्ब जो होगा ना कि वो कम्प्लीटली लॉस होगा, ना मिस पैटर्न होगा, मगर जो कुछ हिंड लिम्ब के स्ट्रक्चर्स होंगे वो मालफॉर्म्ड हो सकते हैं, वो सही से नहीं बनेंगे। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो PTX1 होता है ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है माउस में, तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी आगे स्ट्रक्चर्स में अगर PTX1 को नॉकआउट कर दें। अगर आइसोलेट 1 को हम इनएक्टिवेट कर दें या नॉकआउट कर दें तो हिंड लिम्ब जो होगा वो फॉर्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंक्लूजन ही यही है कि जो आइसोलेट 1 होता है वो चाहिए होता है हिंड लिम्ब बट इनिशिएशन के लिए। तो मेन मसला क्या है, जो आपका TBX4 था, TBX4 ये चाहिए था ग्रोथ के लिए, जो आगे की ग्रोथ थी, फर्दर ग्रोथ, ठीक है। दूसरा जो ये था आपका PITX1 ये भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए था, फुल नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये भी चाहिए था, मगर जो आइसोलेट था, आइसोलेट 1 ये चाहिए था इनिशिएशन के लिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब FGF सिक्रीटिंग बीड्स को अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करें, ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, जब हम FGF10 सिक्रीटिंग बीड्स को इंड्यूस करते हैं किसी भी लोकेशन पे, तो जो लिम्ब बनता है वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि कौन सी TBX जीन वहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है उस एरिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो FGF10 सिक्रीटिंग बीड्स थी उनको हमने 3 लोकेशन पे किया, पहली लोकेशन, दूसरी और तीसरी लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन जो थी उसमें आप देख सकते हैं FGF सिक्रीटिंग बीड्स को, तो यहाँ पे जब डाला ऊपर वाला हमने, तो ये 4 लिम्ब का बट था और यहाँ से क्या बन गई, 4 लिम्ब बन गई। यही जब हमने तीसरी पोजीशन पर डाला जहाँ पे हिंड लिम्ब का आपका बट बना हुआ था, तो यहाँ पे हिंड लिम्ब बन गया, लेग हिंड लिम्ब बन गया। मगर जब यहाँ पे डाला FGF बीड्स कहाँ पे, बीच में, तो यहाँ पे देखा गया कि काइमेरा बन गया, एक काइमेरा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो होगा आपका वो यहाँ पे TBX5 होगा हिंड लिम्ब में, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे TBX4 होगा, और यहाँ पे जो होगा वो बोथ होंगे TBX4 और 5, जिसकी वजह से काइमेरा बना। तो कंक्लूजन क्या निकला, FGF10 जो होता है वो लोकेशन स्पेसिफिक होता है कि अगर वहाँ पे TBX4 होगी
तो हिंड लिम्ब बना देगा, TBX 5 होगी तो फोर लिम्ब बना देगा। तो लोकेशन स्पेसिफिक होता है, ये कंक्लूजन है। अब रोल क्या होता है AR का लिम्ब आउटग्रोथ में, ये स्पेसिफिक नहीं होती है फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब के लिए। तो इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये फोर लिम्ब था, फोर लिम्ब का AR हमने रिमूव कर दिया इसको, और हिंड लिम्ब का जो AR था उसको हमने यहाँ हिंड लिम्ब से रिमूव करके ट्रांसप्लांट कर दिया कहाँ पे, फोर लिम्ब का, और यहाँ से रिमूव कर दिया किसका, फोर लिम्ब का AR। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ डाल दी। जब यहाँ पे हमने AR ऑफ हिंड लिम्ब डाला तो देखा कि यहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ हुई है किसकी, फोर लिम्ब की। ये नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल विंग फॉर्म हुआ, ठीक है ना। तो देखा ये गया कि इसका कंक्लूजन ये है कि फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब जो होते हैं उसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है वो कौन डिसाइड करता है, प्रोग्रेस जोन, ना कि AR। आ रही बात समझ में। अगर हम यहाँ पे AR को इधर से उठा के ऊपर रखते हैं यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि AR नहीं डिसाइड करता, वो कौन करता है, प्रोग्रेस जोन करता है। ये भी आगे देखेंगे, ऐसे क्लियर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब रोल ऑफ AR देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स। अभी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। पहला ये है कि अगर AR को हमने रिमूव किया किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग लिम्ब डेवलपमेंट, जो फर्दर डेवलपमेंट होगा डिस्टल लिम्ब स्केलेटल का, वो सीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर लिम्ब मेसेनकाइम था, यहाँ से हमने AR को रिमूव कर दिया। तो जब AR को रिमूव किया तो जो फर्दर डेवलपमेंट था वो सीज हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आपकी बार हमने एक्स्ट्रा AR डाल दिया, ग्राफ कर दिया ऑन टू एग्जिस्टिंग लिम्ब बर्ड। तो सुपर न्यूमेररी स्ट्रक्चर्स बने और डुप्लीकेशन हो जाएगा टुवर्ड्स डिस्टल एंड ऑफ द लिम्ब। तो ये कुछ इस तरीके से फोर लिम्ब मेसेनकाइम यहाँ पे और ये AR था। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा AR डाल दिया, मैंने 2 AR हो गए यहाँ पे। जब 2 AR हो गए तो यहाँ पे विंग का डुप्लीकेशन हो गया, सुपर न्यूमेररी स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, थर्ड में हमने लेग मेसेनकाइम को प्लेस कर दिया डायरेक्टली बीनीथ द विंग AR। अब विंग AR के पीछे हमने किसको रख दिया, किसको, लेग मेसेनकाइम को, और वाले रिमूव कर दिए फोर लिम्ब मेसेनकाइम को। तो डिस्टल लिम्ब स्ट्रक्चर जो थे वो डेवलप हो गए एट द एंड ऑफ द लिम्ब। अब की बार डिस्टल हिंड लिम्ब वाले स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए किसके पीछे, जहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो इससे ये देखा कि ये जो होते हैं आपके लेग मेसेनकाइम वो स्पेसिफिक होते हैं हिंड लिम्ब के लिए। अब ये देख सकते हैं, इससे समझ में आएगा कि फोर लिम्ब मेसेनकाइम थे, ये आप देख सकते हैं। इनको यहाँ से रिमूव किया हमने और किससे रिप्लेस कर दिया, लेग मेसेनकाइम से। अब जब लेग मेसेनकाइम डाले हमने इसके अंदर, यहाँ पे लेग मेसेनकाइम डाल दिए, तो यहाँ पे अब जो हुआ, यहाँ तक तो विंग बना, मगर जो डिस्टल पार्ट था यहाँ पे लेग बना, लेग एट डिस्टल पार्ट। तो यही ये चीज़ कह रहे हैं कि लेग मेसेनकाइम को अगर हम डायरेक्टली बीनीथ रखेंगे विंग AR के भी, तो डिस्टल हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ना कि फोर लिम्ब स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर लिम्ब मेसेनकाइम को हमने रिप्लेस कर दिया किसी नॉन लिम्ब मेसेनकाइम से बीनीथ द AR के पीछे हमने ये डाल दिया। तो AR क्या होगा, रिग्रेस कर जाएगा और लिम्ब डेवलपमेंट जो होगा वो सीज कर जाएगा, कुछ इस तरीके से कि फोर लिम्ब मेसेनकाइम थे, यहाँ पे हमने नॉन लिम्ब मेसेनकाइम डाल दिए। ये नॉन लिम्ब मेसेनकाइम है, ये जो कि फॉर्मेशन नहीं करते। तो यहाँ पे क्या देखा गया, AR रिग्रेस कर गया और लिम्ब डेवलपमेंट सीज कर गया, लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने क्या किया, AR को रिप्लेस कर दिया किससे, FGF बीट से। तो नॉर्मल विंग जो थी वो फॉर्म्ड हुई। ऐसा क्यों, क्योंकि जब फोर लिम्ब मेसेनकाइम था यहाँ पे AR था और उसको रिप्लेस कर दिया FGF बीट का। तो जो FGF होंगे यही दोबारा क्या करेंगे, जो AR इसका फॉर्मेशन करा देंगे, जो FGF बीट्स हैं, और यहाँ पे AR का फॉर्मेशन होगा तो नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी। दोबारा पूरा लूप चलेगा और दोनों एक दूसरे को मेंटेन करेंगे, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि FGF80 जो होता है वो AR को इंड्यूस कराता है और जो सिक्रेट करता है FGF8 को, जो पीछे भी हमने देखा। कंक्लूजन क्या निकला इसका, सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि AR जो होता है वो लोकेशन स्पेसिफिक होता है, जैसे FGF बीट्स थी। मगर जो मेसेनकाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब के लिए। अगर हिंड लिम्ब मेसेनकाइम होंगे तो हिंड लिम्ब स्ट्रक्चर बनेंगे, और फोर लिम्ब मेसेनकाइम होंगे तो फोर लिम्ब स्ट्रक्चर बनेंगे। ये देखा गया कि मेसेनकाइम सेल्स जो होते हैं इंड्यूस करते हैं AR को और डिटरमाइन करते हैं टाइप ऑफ लिम्ब फॉर्म, कौन सा लिम्ब बनना है। मगर जो AR होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सस्टेन ग्रोथ के लिए, कि आगे की ग्रोथ कैसी होगी, और डेवलपमेंट जो लिम्ब का होगा वो इसी के जरिए होगा, कि मेंटेन करता है AR। तो हेंस AR नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्रेस जोन।
कि प्रोग्रेस जोन को वो मेंटेन कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसको प्रमोट कर रहा था, ये पाथवे में जो भी हमने डिस्कस किया था। तो यही चीज़ होती है, तो नेसेसरी होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्रेस जोन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं एज ऑफ प्रोग्रेस जोन। अब जो प्रोग्रेस जोन होता है उसकी डिफरेंट एज से हमने उठा के एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो कंट्रोल होता है प्रॉक्सिमल से डिस्टल स्ट्रक्चर के स्पेसिफिकेशन का लिम्ब के, वो रिलेटेड होता है किससे, एज ऑफ प्रोग्रेस जोन से। उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर ओल्ड है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, यंग है तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि जो इसकी एज होती है उसके साथ इसकी पोटेंसी जो होती है वो रिड्यूस होती है। वो क्यों होती है वो देखते हैं। तो जब हमने अर्ली विंग बर्ड प्रोग्रेस जोन को हमने ट्रांसप्लांट कर दिया लेट विंग बर्ड में, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टाइलोपॉड और ज़ूगोपॉड बनाए हुए था, मगर जैसे ही हमने यहाँ पे दोबारा करा इसका ट्रांसप्लांटेशन, तो इसने दोबारा बना दिया स्टाइलोपॉड, ज़ूगोपॉड और ऑटोपॉड। तो ये चीज़ हुई, ये किसके जरिए हुई, यंग उसको हमने ओल्ड में डाल दिया, तो वो ऑलरेडी कुछ बनाए हुए था। तो यहाँ से देखा यह गया कि एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्टाइलोपॉड एंड ज़ूगोपॉड आर फॉर्म्ड बियॉन्ड द ऑलरेडी फॉर्म्ड ज़ूगोपॉड। ज़ूगोपॉड के आगे यहाँ पे जब हमने ग्राफ्टिंग की तो उसके आगे दोबारा इसने स्टाइलोपॉड, ज़ूगोपॉड और ऑटोपॉड बना दिया। ये इसका रिजल्ट था। नेक्स्ट हमने क्या किया, लेट विंग बर्ड प्रोग्रेस जोन को ट्रांसप्लांट कर दिया किसी अर्ली विंग बर्ड में। तो यहाँ पे ओल्ड जो प्रोग्रेस जोन था उसको कहाँ डाल दिया, यंग लिम्ब बर्ड में। तो देखा ये गया कि जो मेजरली स्ट्रक्चर बने ये सब के सब कैसे थे, ये ऑटोपॉड थे। कैसे थे, ऑटोपॉड थे। तो रिजल्ट क्या हुआ, लैक ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर एंड मेजरली ऑटोपॉड फॉर्म। ज़्यूगो और स्टाइलोपॉड के जरा सा कुछ बन गया होगा, मगर मेजरली जो बना वो ऑटोपॉड बना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इस एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि मेसेनकाइम जो होते हैं वही स्पेसिफाई करते हैं स्केलेटल आइडेंटिटीज। मतलब ज़्यूगोपॉड बनेंगे, स्टाइलोपॉड बनेंगे या ऑटोपॉड बनेंगे, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेसेनकाइम के ऊपर, अलोंग द प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सिस। मगर अब क्वेश्चन तो ये आ रहा है ना कि कैसे ये जो मेसेनकाइम है ये कैसे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है मॉर्फोजन ग्रेडियंट फॉर लिम्ब पैटर्निंग। एक मॉर्फोजन ग्रेडियंट होता है, यही करता है। तो ये जो लिम्ब पैटर्निंग होती है वो बेस्ड होती है दो अपोजिंग मॉर्फोजन ग्रेडियंट। पहला ग्रेडियंट होता है रेटिनोइक एसिड का, ये प्रॉक्सिमल साइड से होता है, और ग्रेडियंट ऑफ FGF8 एंड WNT जो डिस्टल AER से निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो थ्रेशोल्ड RA और FGF8 वो थे। तो यहाँ पे RA था रेटिनोइक एसिड, यहाँ पे कौन था, FGF8। जैसे जैसे RA बढ़ रहा है वहाँ पे FGF8 कम था और यहाँ पे दोनों ही लो थे, और जैसे जैसे FGF8 बढ़ा तो RA घट गया। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि जब RA ज़्यादा होगा तो स्टाइलोपॉड बनेगा, जब दोनों बराबर ही होंगे तो ज़्यूगोपॉड बनेगा, और जब FGF8 हद से ज़्यादा हो जाएगा और RA बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो ऑटोपॉड बनेगा। तो कंक्लूजन जो निकला वो किसके ऊपर निकला, बेस्ड ऑन मॉर्फोजन ग्रेडियंट। तो मॉर्फोजन ग्रेडियंट जो था इसी ही डिटरमाइन कर रहा था। अगर लिम्ब बर्ड मेसेनकाइम को हम ट्रीट करें RA से इन प्रेजेंस ऑफ WNT और FGF, तो क्या होगा, ज़्यादा प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि RA जब ज़्यादा होता है तो स्टाइलोपॉड की तरफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और अगर हम लिम्ब बर्ड मेसेनकाइम को ट्रीट करें सिर्फ FGF और WNT से, तो मोर डिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ज़्यादा FGF8 है तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोपॉड और थोड़ा बहुत ज़ूगोपॉड बन जाएगा। अगर FGF को हम इनहिबिट कर दें तो बोन्स जो होंगी वो मोर प्रॉक्सिमल बनेंगी, और अगर RA को सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे तो बोन्स जो होंगी मोर डिस्टल बनेंगी। ये भी पीछे ग्रेडियंट के थ्रू देखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब RA हद से ज़्यादा था तो आपका स्टाइलोपॉड बन रहा था मोर प्रॉक्सिमल, और जब FGF ज़्यादा था तो यहाँ पे जो डिस्टल था, डिस्टल एंड पे आपके ऑटोपॉड ज़्यादातर बन रहे थे, तो मोर डिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये नोट करने की बात है कि यहाँ पे एक बैलेंस होता है जो कि प्रॉक्सिमलाइजेशन होता है RA के थ्रू,
और डिस्टलाइजेशन होता है FGF के थ्रू, और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होता है जिसके थ्रू जो होते हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, स्टाइलोपॉड, ज़िगोपॉड और ऑटोपॉड, इन दोनों के बीच में बैलेंस रहता है। अब कौन सी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्ब में? फोर लिम्ब की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको नोट कर लिएगा। अगर फोर लिम्ब की बात करें हम लोग तो फोर लिम्ब में जीन्स कौन सी होती हैं? स्टाइलोपॉड की बात करें तो हॉक्स 9, हॉक्स 10 और मेस। ज़िगोपॉड की बात करें तो हॉक्स 11 और ऑटोपॉड की बात करें तो हॉक्स 12, हॉक्स 13। अगर ग्रेडियंट देखें तो यहाँ पे RA जो है आपका रेटिनोइक एसिड वो ज़्यादा है, यहाँ पे दोनों लगभग बराबर हैं। यहाँ पे FGF8 का एक्सप्रेशन ज़्यादा है ऑटोपॉड के थ्रू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोपॉड में ज़्यादा है। यहाँ पे हॉक्स 13 है इन्वॉल्व, यहाँ पे हॉक्स 11, यहाँ पे मिस स्टाइलोपॉड पे, और हॉक्स 9, हॉक्स 10। यही बात अगर हम हिंड लिम्ब की बात करें, लेग की बात करें, तो वहाँ पे जीन जो होती है यहाँ पे हॉक्स 9 नहीं, सिर्फ हॉक्स 10 होती है और मिस होती है। ज़िगोपॉड में वही 11 और ऑटोपॉड में हॉक्स 12 नहीं होती, सिर्फ 13 होती है। वैसे ही यहाँ पे जो ग्रेडियंट होगा बिल्कुल सिमिलर होगा, यहाँ पे FGF8 ज़्यादा होगा, यहाँ पे RA जो होगा रेटिनोइक एसिड स्टाइलोपॉड के एरिया में ज़्यादा होगा। तो ये जीन्स थी, इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लिएगा। अब देखते हैं लिम्ब पैटर्निंग अलोंग प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस। जो रेटिनोइक एसिड होता है वही प्रमोट करता है एक्सप्रेशन ऑफ मिस 1 एंड 2 का, और FGF8 जो होता है वो इनहिबिट करता है मिस 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेटिनोइक एसिड है वो प्रमोट कर रहा है किसको? मिस 1 एंड 2 को प्रॉक्सिमल साइड की तरफ। मिस 1 एंड 2 होता है वो इनहिबिट करता है CYP26B1 के ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये इनहिबिट कर रहा है इसको। जो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट होते हैं ये देखा गया है ये एपिजेनेटिक होल्ड करते हैं किसके ऊपर? ऑटोपॉड के ऊपर, के पहले ही ऑटोपॉड ना बन जाए और उसका फॉर्मेशन डिले हो, जहाँ पे एक्सप्रेशन होता है हॉक्स 13 का, जिससे अलाउ हो रहे नेसेसरी टाइम स्टाइलोपॉड और ज़िगोपॉड के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अपोजिंग ग्रेडियंट जो होता है FGF8 का और WNT का AR से, वो एंटोगनाइज करता है किसको? रेटिनोइक एसिड को, सिग्नल अलोंग प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कुछ डिस्टेंस पे क्या होता है, ये डिमिनिश होने लगती है RA की सिग्नलिंग। हमें पता ही है कि RA का जो ग्रेडियंट होगा, RA जो होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिससे कि इन्हेंस हो जाएगा FGF8 का सिक्रीशन, और ये किसको ट्रिगर करेगा? हॉक्स 11 को, जो कि ज़िगोपॉड का फॉर्मेशन करता है। अब धीरे धीरे किसका होने लगेगा? डाउन रेगुलेशन होने लगेगा मिस 1 एंड 2 का। तो जब डाउन रेगुलेशन होगा तो CYP26B1 जो होगा वो मीडिएट करेगा डिग्रेडेशन ऑफ RA, ज़्यादा से ज़्यादा RA का जो डिग्रेडेशन है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट थ्रेशोल्ड जो होगा वो रीच कर जाएगा और ऑटोपॉड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका? हॉक्स 13 का। तो यही सिग्नलिंग होती है इसकी। तो इसमें हुआ क्या, जो रेटिनोइक एसिड था इसने किसको किया? पहले जब इनिशियल था तो मिस 1 को प्रमोट किया, इसने CYP को इनहिबिट कर दिया। अब जैसे जैसे आगे बढ़े डिस्टल साइड पर आते गया लिम्ब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे FGF और WNT का सिग्नल जो होगा वो बढ़ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन, और ये किसको प्रमोट कर देगा? CYP को कर देगा। अब CYP क्या करेगा? यहाँ पे इसको इनहिबिट करने लगेगा किसको? रेटिनोइक एसिड को, और रेटिनोइक एसिड अब इसको प्रमोट नहीं कर पाएगा मिस 1 एंड 2 को, और ऐसे इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। और अब आगे जो एपिजेनेटिक होल्ड था किसके ऊपर? आपके ऑटोपॉड के डेवलपमेंट पे, वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा और एपिजेनेटिक होल्ड जो था वो हट जाएगा। अब म्यूटेशंस देखते हैं हॉक्स जीन्स में। अगर लॉस ऑफ फंक्शन कर दें हॉक्स 11 पे, तो क्या होगा? कोई ज़िगोपॉड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके से है कि हमने हॉक्स 11 का जब किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टाइलोपॉड बना और ऑटोपॉड बना, ठीक है ना? ऑटोपॉड बना मगर ज़िगोपॉड नहीं बना। अगर हमने लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया हॉक्स 13 में, ये रिसेसिव म्यूटेशन है, तो ये देखा गया कि नो ऑटोपॉड फॉर्मेशन हुआ, कोई ऑटोपॉड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये कुछ इस तरीके से ऑटोपॉड नहीं बना, यहाँ पे नो ऑटोपॉड, ठीक है ना? स्टाइलोपॉड बना, ज़िगोपॉड बन गया। अगर हमने लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया हॉक्स 13 में, ह्यूमंस में, जो कि रेसेसिव म्यूटेशन है, तो इससे ये देखा गया कि एबनॉर्मलिटीज़ किस में पाई गई? हैंड एंड फीट में, उसके फॉर्मेशन में, और हैंड और फीट जो थे उनकी डिजिट्स क्या की? फ्यूज़ कर गई, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिंडेक्टाइली कंडीशन।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फ्यूज कर गई और ये जो हुआ ये हॉक्स 13 की डिफिशियंसी और लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से हुआ। ये एबनॉर्मलिटी जो ह्यूमंस में पाई जाती है। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिया प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सिस का पूरा फॉर्मेशन और इसमें हमने इंपॉर्टेंट पाथवेज देखे, एआर के रोल देखे, सब देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको आप पूरा सही से देखिएगा और इससे पहले वाली वीडियो भी देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डॉर्सल से वेंट्रल और पोस्टीरियर से एंटीरियर एक्सिस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Please like, share and subscribe.